ओके, तो आप पॉइंट पे देखिए ये लाइन, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। मीन्स क्या है, जो ये मूवमेंट हो रहे थे कंट्री साइड में प्लांटेशन के, और जो हमारे ट्राइब्स थे, इन लोगों का जो अपना सेंस था नेशनल मूवमेंट का, अपने अपने ये लोग अपना अपना उसका मीनिंग निकाल रहे थे कि स्वराज हमारा किस तरह से है, हमें क्या राइट चाहिए। तो ये कांग्रेस जो उस समय पार्टी थी, एक तरह से कांग्रेस के लीडर के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें नहीं थी, उनकी ये विशेष नहीं थी, समझे ना। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन दियर ऑन वेज, वैसे कल एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे अब याद आ गया ये। फिलहाल दे इंटरप्रेटेड मतलब अंडरस्टैंड द टर्म स्वराज इन दियर ऑन वेज। स्वराज जो टर्म है, स्वराज मीन्स अपना राज्य, सेल्फ गवर्नमेंट हो, तो सेल्फ शासन हो, सुशासन जिसको कहते हैं, सेल्फ रूल, वो अपने ढंग से उसको समझते थे। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। और वो इस चीज़ को मतलब एक कल्पना, एक तरह से ड्रीम था कि ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, कष्ट, ये एक समय बाद समाप्त हो जाएंगी। येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम, जबकि ट्राइबल्स आदिवासी जनजाति जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो और दूर दराज, क्या कहते थे, कॉल्ड गांधी जी नेम, गांधी जी के नाम, एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, और अपना नारा लगाते थे स्वतंत्र भारत, भारत आज़ाद हो। दे वेयर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन, और वो भी एक तरह से इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे ऑल इंडिया मूवमेंट में। When they, hello, when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to the Congress, means जब वो महात्मा गांधी के नाम के साथ या उनके आह्वान से आंदोलन करते थे, या कांग्रेस के साथ उनका आंदोलन जुड़ता था, दे वेयर आइडेंटिफाइंग विद मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दियर इमीडिएट लोकलिटी। मीन्स कह रहा है, तो उस समय वो एक तरह से राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते थे, ना कि अपनी लोकलिटी, मतलब अपने लोकल से हट करके, स्थानीय ना हो करके, वो एक तरह से राष्ट्र, नेशनल तौर पर पहचाने जाते थे। तो ये आपका था, ये आपको उस वीडियो में मिलेगा, कल वाले वीडियो में जब आज सेंड करेंगे, अभी ये एक्सप्लेन हो चुका था आपका। नेक्स्ट पेज आपको भेज रहे हैं। आज का स्टार्टिंग यहां से था, टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस मतलब क्या है, सविनय अवज्ञा, उधर मूवमेंट लगा देंगे तो आंदोलन हो जाएगा। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब नो ओबे, हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये था। तो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय पीक पॉइंट पर पहुंच गया था, सिटीज से लेके कंट्री साइड तक उसका मूवमेंट हो गया था। प्लांटर्स मतलब सब, हर वर्ग के लोग उस चीज़ को समझ चुके थे और उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए थे, अपने अपने व्यू के साथ, अपने अपने थिंकिंग के साथ कि हमारा स्वराज क्या है हमारे मायने में। तो उन्होंने, गांधी जी ने इसको विड्रॉ करने का सोचा। इस पर भी क्वेश्चन है, व्हाई गांधी जी विड्रॉल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया वापस, मतलब कॉल ऑफ जिसको कहते हैं, कॉल्ड ऑफ, बंद करना। इट फेल्ड द मूवमेंट, ये लाइन आप देखिएगा इस पे,
It felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. फेल दैट मोमेंट मतलब इट इज फीलिंग, गांधी जी को फील हुआ या जो उनके फॉलोअर्स थे जो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल रहे थे, टर्निंग वायलेंट, तो ये नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ टर्न हो रहा था। कई प्लेसेस पे सत्याग्रही जो है हिंसा किए, जैसे इसमें मेन रीजन, मेन जो कारण रहा बंद करने का, कॉल ऑफ करने का, चौरा चौरी कांड बताएंगे भी आपको, प्रॉपरली ट्रेंड। और उन ये भी लगा गांधी जी को कि पहले तो ट्रेंड किया जाए, उनको बताया जाए कैसे जो है एक सामूहिक संघर्ष, मास स्ट्रगल का मतलब होता है जन संघर्ष का भीड़ संख्या कैसे तैयार की जाए। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919. बहुत से कांग्रेस लीडर भी नॉट ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल, एक तरह से सामूहिक संघर्ष चाहते थे जिससे वो इलेक्शन जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बन के आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से कि प्रोविंशियल काउंसिल का जो एक प्रादेशिक परिषद है उसका जो चुनाव हो, उसमें ये पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस करना चाहते थे। और इनका ये व्यू था, एम था, थिंकिंग थी कि अगर प्रोविंशियल इलेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, सीट हमारी ज़्यादा होगी, तो हम अपनी बात को मनवा लेंगे या हमको फ्रीडम धीरे धीरे मिलेगा। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी। उन लोगों ने फीलिंग किया कि ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोज किया जाए, ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। विद द काउंसिल के थ्रू आर्गू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। आर्गू फॉर रिफॉर्म मतलब सुधार के लिए डिस्कस करें, बहस हो। आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब धरना प्रदर्शन एक तरह से हो। सो दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली, ये जो काउंसिल बनी है ब्रिटिश के द्वारा, जो उसमें मेंबर चुने गए हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। सी आर दास मतलब चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी, अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, स्वराज पार्टी बनाया इन लोगों ने विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस के साथ मतलब जुड़े रहे फिलहाल, और जिससे कि ये काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आ सके। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे आपका ये लाइन, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जबकि उस समय जो मोतीलाल नेहरू के सन जवाहरलाल नेहरू मतलब ये लोग यंगर थे, नवयुवक थे, और सुभाष चंद्र बोस ऐसे लीडर्स प्रेस मतलब एक तरह से प्रेशर किए, दबाव किए, मोर रेडिकल और एक्सट्रीम, दो ग्रुप बताया था हमने कांग्रेस में। तो रेडिकल का मतलब होता है अपीलेट नेचर, जो थोड़ा नरम दल, मास एजिटेशन, जन समूह, जन मूवमेंट, जन आंदोलन किया जाए जिससे हमको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिले, पूरी तरह से आज़ादी मिले। अगला पैराग्राफ है बेटा, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. Means कि in such a situation of internal, जो ये स्थिति बनी हुई थी, इंटरनल डिबेट, आंतरिक जो डिबेट हो रहे थे आपस में, डिटेंशन मतलब डिसएग्री, डिसेंशन, डिसएग्री, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। उस समय लगभग 1920s के लास्ट दशक में भारतीय राजनीति के सामने ऐसे दो फैक्टर आए। फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन,
सबसे पहला क्या था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक तंगी उस समय चल रही थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी विश्व की, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार वही समाप्त हुआ था और उसमें सबकी यूरोपियन कंट्रीज तो बुरी तरह से जो है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बैड हुई थी। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926 1926 से लेकर के एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, उनकी कीमत भी जो है डाउन हुई थी। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड जो है डाउन हुई, नीचे गिरती गई और एक्सपोर्ट भी कम हो गया, निर्यात भी। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल दियर हार्वेस्ट। किसानों को अपनी फसल को बेचने में भी मुश्किल होना शुरू हो गया। पे दियर रेवेन्यू, जिससे कि वो रेवेन्यू टैक्स को दे सकें। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है एक अप एंड डाउन की कंडीशन, उठा पटक उतार चढ़ाव पूरे देश में। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under सर जॉन साइमन। क्या था? सर जॉन साइमन, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से फेमस है हिस्ट्री में हमारे। अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट, मतलब जो ये प्रोसेस बना हुआ था, रोलैट एक्ट बना हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट 1919 एक्ट बना हुआ था, ये सब चीज़ों को इस पे कमेटी बैठाई गई चेक करने के लिए कि सिचुएशन क्या है 10 सालों में। इन ब्रिटेन कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिचुएशरी, मतलब एक लीगल आयोग जिसमें सर जॉन साइमन ये जो जज थे उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। सेटअप टू रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्र के प्रति लोग आंदोलन कर रहे थे आज़ादी के लिए, उसका क्या रिस्पॉन्स है इंडिया में, क्या कितना वो प्रभावी है, ये सब चीज़ें। एंड द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और ये भी कमीशन बनाया गया कि ये इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है, संवैधानिक सिस्टम, उसके फंक्शनिंग को चेक करने के लिए कैसा कार्य चल रहा है। एंड सजेस्ट चेंज, और वो सुझाव दे उसमें कुछ अगर बदलाव होना है। द प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इंडियन कोई नहीं था उसमें। दे वेयर ऑल ब्रिटिश। 5 लोगों की कमेटी जो बनी थी उस समय, उसमें कोई भी ब्रिटिश नहीं, इंडियन नहीं था, ब्रिटिश था, इसलिए उसका पहले से ही हो गया विरोध किया जाए। व्हेन द साइमन कमीशन, हाँ इसके पहले थोड़ा सा अगर जैसे 90 क्यों जो है नेशनल मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया गांधी जी द्वारा, तो इसमें उतना डिटेल नहीं दिया गया आपको। तो चौरी चौरा कांड आपको हम बता दें, चौरी चौरा कांड जो है ये आपका गोरखपुर के ये गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन है, था, है भी, शायद होगा, अभी बहुत नहीं क्लियर हमें। तो वहाँ पे ये रोलैट एक्ट के तहत जो हमारे लीडर्स को या किसानों को सबको पकड़ करके बिना किसी यानी मुकदमा उसके बंद कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे हमारे कुछ लीडर्स जो है, यंगर्स लीडर्स, जो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप उस समय बना हुआ था, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और इन सब के नेतृत्व में। तो यहाँ पे वहाँ पहले तो पुलिस वालों ने कुछ फायर किया किसानों के ऊपर, फिर इन कुछ लोगों ने पूरे थाने को घेर करके उसमें आग लगा दिया, जिसमें लगभग 22 पुलिसमैन और सब जल मर गए, और इस तरह से धीरे धीरे हिंसात्मक हो गया। तो यही न्यूज़ जब गांधी जी को समझ सुना और ये तो उन्होंने हिंसात्मक रूप जब हो गया तो इसको फिर बंद करने का प्रयास किया। तो ये था उसका कारण। और यहाँ पे सर
और स्टार्ट क्यों हुआ था? स्टार्ट जो है जलियांवाला बाग और दूसरा रोलाइट एक्ट के विरोध में। When the Simon Commission arrived in India 1928 में, ये आपका है लाइन 1928 में अंडरलाइन भी हमने किया है। तो जब इंडिया पहुंचा, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, तो इसका स्वागत लोगों ने एक तरह से गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे से किया, मतलब विरोध किया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, सभी लोग मिलकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन, दोनों सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929। तो इस तरह से इस प्रयासों पर बिन विजय पाने के लिए या एक तरह से इसको समाप्त करने के लिए, जो उस समय वायसराय थे, इंडिया के प्रतिनिधि जिसको हम कह सकते हैं, भारत में राष्ट्रपति के बराबर उनका दर्जा था, लॉर्ड इरविन अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया 1929 में, अ वेगू ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन, तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए कहा कि आप बैठ करके कोई बात सुलझाई जाए इस तरह से। और इंडियन भारतीय कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, भविष्य में जो संविधान है उसके प्रति उस पर डिस्कस किया जाए, क्या रास्ता निकलता है। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाई, नेक्स्ट पेज आपको दे, हेलो, अगला है पेज नंबर 63 पर। ओल्ड बुक के अनुसार, न्यू बुक में कौन सा पेज है बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, तो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यंग लीडर्स कर रहे थे। बिकेम मोर असर्टिव, असर्टिव का मतलब एंग्री होना जिसको कह सकते हैं, मतलब काफी उत्तेजित, गुस्से, मतलब इन लोग थे, रेडिकल्स थे, लेकिन फिर भी द लिबरल्स एंड मॉडरेट, लिबरल्स एंड मॉडरेट, लिबरल्स का मतलब पहले भी आपको बताया जा चुका है, उदारवादी लोग, जनरस, और मॉडरेट मतलब जो मिडिल टर्म मीन्स मध्यस्थ, मध्य रास्ता निकालने वाले, जो दोनों के बीच का है, ना तो रेडिकल्स हैं ना लिबरल्स हैं, दोनों के बीच से हैं। इस तरह से हु आर प्रोसेसिंग प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक सिस्टम को फ्रेमवर्क किया, तैयार किया, उसका एक प्रारूप ढांचा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, ग्रेजुअली लॉस्ट दियर इन्फ्लुएंस, ग्रेजुअली लॉस्ट दियर इन्फ्लुएंस मतलब फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो ब्रिटिश डोमिनियन है, ब्रिटिश डोमिनेंस है, और धीरे धीरे ये अपने प्रभाव को खो दिए। इन दिसंबर 1929 under the president of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। दिसंबर में अंडरलाइन कर लीजिए, दिसंबर में 1929 को, यहाँ पे आपका है या ऊपर लाइन, इन दिसंबर 1929 प्रेसिडेंट उस समय थे, कांग्रेस के बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में
लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, रावी नदी के तट पर फॉर्मलाइज द डिमांड, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, और ये डिक्लेयर किया गया कि अगले ईयर 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वुड बी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। और ध्यान दीजिए कि उसी दिन की याद में, उसी दिन को करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बिकेम इन फोर्स 26 जनवरी 1950 में, 1950 में, जबकि वो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, लेकिन उतना दिन इंतजार किया गया। वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट, और उसी दिन लोगों ने शपथ लिया कि कंप्लीट स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष करेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन जो सेलिब्रेशन था वहाँ पे जो बहुत कम लोगों का ध्यान खींच पाया, अपनी तरफ आकर्षण कम हुआ। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड टू वे टू रिलेट दिस abstract आइडिया। abstract आइडिया मतलब जिसका अमूर्त, जिसको हम कह सकते हैं abstract नाउन, भाववाचक, जो केवल अभी एक दिमाग में चल रहा था, जो मूर्त रूप में नहीं था सामने, और फ्रीडम, आज़ादी की केवल ड्रीम सोच रहे थे लोग, टू मोर कंक्रीट इशू। कंक्रीट इशू का मतलब होता है उसको मटेरियल नाउन के रूप में, एक तरह से इसे उसको लाने के लिए एवरीडे लाइफ में सॉलिड फॉर्म में एक सॉलिड मुद्दा एक तरह से बनाया। अगला हेडिंग है हमारा, हेलो बेटा समझ में आ रहा ना? हेलो हेलो। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च मीन्स क्या है? नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पर भी क्वेश्चन आता है आपका। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उस समय एक आंदोलन चाहिए था महात्मा गांधी को, और उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग जो है साल्ट बनाने पर भी टैक्स लगाते थे। साल्ट कोई अपने आप से नहीं बना सकता था, वो बिना ब्रिटिश के परमिशन के। तो इस तरह से उसको एक पावरफुल मुद्दा उनको मिल गया, और उन्होंने इसको एक सिंबल के रूप में आंदोलन करने का सोच लिया। क्योंकि साल्ट हर घर की जरूरत होती है, चाहे वो रिचर पर्सन हो, चाहे वो बिल्कुल पुअर पर्सन हो। कुड यूनाइट द नेशन मतलब राष्ट्र को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को एकता के उसमें लाने के लिए एक साथ। ऑन 31 जनवरी 1930, ये अंडरलाइन किया हुआ डेट आप देखिएगा, 31 जनवरी 1930 को ही सेंट लेटर टू वायसराय इरविन। उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर दिया जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखी थी, 11 मांग, स्टेटिंग 11 डिमांड। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, उसमें कुछ चीजें तो सामान थी, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और कुछ उसमें विशेष मांगे थी अलग अलग वर्ग के लिए। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट, उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक। और इसीलिए इसी होप में सब लोग जुड़े भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पैसा भी उन्होंने दिया, और पीजेंट भी। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, और इस तरह से जो इन्होंने डिमांड रखी थी उसमें हर वर्ग के लोगों की मांगों को रखा था। सो all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united comparison। और इस तरह से समाज के हर वर्ग को लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उसमें सबके रिलेटेड उन्होंने अपनी मांगे रखी, और इस तरह से सभी लोग एक साथ इस कंपेरिजन में आए। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax। सबसे पहले इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या था? सॉल्ट टैक्स, जो साल्ट पे, नमक पे टैक्स लगता था, उसको पूरी तरह से समाप्त करना। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर लाइक, सब लोग यूज करते थे, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। और सबसे इम्पोर्टेंट, बिना साल्ट के कोई टेस्ट ही नहीं होता है।
द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो है, समझे ना, सिंगल राइट सरकार की, उसको हटाया जाए। ओवर इट्स प्रोडक्शन महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था कि ये सबसे जो है ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा ये दमनकारी फेस है, चेहरा है, जो नाव पर कर लगाया गया है। अगला है महात्मा गांधी लेटर वाज इन वे एन अल्टीमेटम। एक तरह से उनका जो पत्र था एक अल्टीमेटम था सरकार को। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, उन्होंने जनवरी 31 जनवरी को एक तरह से देखा जाए लिखा था और 2 महीने का समय दिया था, 1.5 महीने का, कि 11 मार्च तक अगर डिमांड हमारी नहीं मानी जाती है तो हम कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम करेंगे। जैसे आज भी यही होता है कि हम अपना कोई आंदोलन करना शुरू होता सरकार के खिलाफ तो पहले हम उसका परमिशन लेते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारी हैं, नहीं तो हम इस देश से आंदोलन करेंगे, आप जानिएगा। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन जो है उसकी इच्छा नहीं थी इसको नेगोशिएट करने का, चाहता था निगलेक्ट मतलब उतना ध्यान ना देना। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस साल्ट मार्च कंपेयरिंग, अपने 78 फॉलोवर के साथ साबरमती आश्रम से शुरू होकर के 240 मील दूर एक कोस्टल विलेज है डांडी, वहाँ पे उन्होंने 24 डेज में पूरा किया। एक दिन में 10 मील की यात्रा होती थी और धीरे धीरे उनके साथ लोक संख्या जुड़ती गई। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी ओवर ही स्टॉप and he told them that he meant by Swaraj and urged them especially defy the British. On 6 April, he Dandi, 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गए एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ, और जो एक तरह से कानून बनाया था ब्रिटिश ने उसका इन्होंने वायलेट किया, हिंसात्मक मतलब एक तरह से विरोध किया और तोड़ा उस कानून को, इसीलिए कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। नागरिक कानून को तोड़ा और अपना मुट्ठी भर साल्ट उठा करके इन्होंने इवोपरेट किया और नमक बनाया। तो यही था बॉइलिंग सी वाटर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत था। पूरे देश में एक तरह से सविनय अवज्ञा शुरू हो गया कि किसी भी रूल को हम नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे किसान और सब। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन। अब ये आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। पीपुल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, अब लोगों से कहा जाता केवल कोऑपरेशन ही ना करो, मतलब हम सहयोग की जगह पे असहयोग करेंगे और रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आज की क्लास आपकी इतना ही, अच्छे से आप इस चीज़ को